हेलो एवरीवन। तो आज हम एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं ऑन इंडियन पॉलिटी। तो इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस होगा उसका सारा जो भी एक्सप्लेनेशन होगा वो मैं करता जाऊंगा, और उसके रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ पे ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इससे बेनिफिशियल हो सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वैसे मुझे हिंदी में बोलना इतना मतलब हिंदी में इतना यूज टू नहीं हूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बोल रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा फीचर नहीं है नीचे दिए गए ऑप्शन में से। फेडरल गवर्नमेंट है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, पार्लियामेंट गवर्नमेंट एंड डुअल सिटीजनशिप। तो हमको पता है कि डुअल सिटीजनरी हमको कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग हमें मतलब हमको दिया नहीं गया है, क्योंकि हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप काम करता है। अगर आपके पास डुअल सिटीजनशिप है, अगर आप किसी और का सिटीजनशिप ले लेते हो, तो आपका जो इंडियन सिटीजनशिप है वो आपके पास नहीं रहेगा। ये लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो या इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर डी है। तो हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप जो फॉलो होता है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही सिटीजनशिप ले सकते हैं अगर आपको इंडिया में रहना है तो। द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डज नॉट अलाउ, वो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करेगा अगर आपके पास कोई फॉरेन कंट्री का भी सिटीजनशिप है और इंडिया का भी है, किसी एक का होना पड़ेगा। अगर आप फॉरेन कंट्री का ले लेते हो तो आपका इंडिया का चला जाएगा। जैसे सपोज सानिया मिर्जा जो है, सानिया मिर्जा अगर किसी पाकिस्तान का जो अगर सिटीजनशिप ले लेती है तो इंडियन सिटीजनशिप उनका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि राइट टू इक्वलिटी के बारे में है। द अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू इक्वलिटी डज नॉट इंक्लूड। तो राइट टू इक्वलिटी में कौन सा इंक्लूड नहीं है इनमें से? इक्वलिटी बिफोर लॉ, एब्सोल्यूट इक्वलिटी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ये तो है आर्टिकल 17 के बारे में। आर्टिकल 17 में ये लिखा हुआ है कि अनटचेबिलिटी हमको खत्म करना है। और इक्वलिटी बिफोर लॉ ये तो है आर्टिकल 14 में, और इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है आर्टिकल 16 में। तो जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है एब्सोल्यूट इक्वलिटी। सो जो है राइट टू इक्वलिटी वो एब्सोल्यूट इक्वलिटी को प्रमोट नहीं करता है, इंक्लूड नहीं करता है। एब्सोल्यूट इक्वलिटी का मतलब है, अगर हमारे यहाँ पे कैसा होता है कि इक्वलिटी, फिर भी इक्वलिटी है, फिर भी हमारे यहाँ पे क्या होता है, रिजर्वेशन है। क्योंकि हमें जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको भी अपलिफ्ट करना है, उनको भी समाज में आगे बढ़ाना है। तो इसीलिए हमको उनके लिए रिजर्वेशन करना पड़ता है। और वैसे भी बहुत कुछ स्कीम है। मतलब यहाँ पे एब्सोल्यूट इक्वलिटी का मतलब है 100% इक्वल हम लोग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि वो जितना है उसको भी, माने कोई दूसरों को, दो जन को हम लोग इक्वल नहीं कर सकते। सपोज कोई बैकवर्ड क्लास का है, एसटी, उसको उनके पास रिजर्वेशन है, आप जनरल कैटेगरी से आते हो, तो आप दोनों रिजर्वेशन के मतलब टॉपिक में इक्वल नहीं होगे। एब्सोल्यूट इक्वलिटी आपको नहीं मिलेगा। तो एब्सोल्यूटली इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट यही है कि एब्सोल्यूट मतलब 100% इक्वल हम लोग नहीं है। जस्ट इक्वलिटी तो है, लेकिन हमको ये वो जो इक्वलिटी है वो प्रिजर्व भी करना है। वो हमें जो पिछड़ा हुआ लोग है, जो पीछे जो बैकवर्ड क्लासेस है, उनको भी आगे बढ़ाना है। और भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो राइट टू इक्वलिटी है वो आर्टिकल 14 से स्टार्ट होकर के आर्टिकल 18 तक जाता है, जो कि मैंने आपको बताया। और इक्वलिटी बिफोर लॉ होता है जो डिस्क्रिमिनेशन, हम लोग प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन, इसका मतलब है कि हम लोग किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। किसी का जाति, धर्म ये देख के, सेक्स देख के, प्लेस ऑफ बर्थ देख के हम लोग उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए एम्प्लॉयमेंट में, है ना। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड एबॉलिशन ऑफ टाइटल। अगर आपके पास कोई भी टाइटल है, महाराजा है, आपके पास कोई भी टाइटल है, आप नहीं यूज कर सकते अनलेस आपके पास कुछ डॉक्टरेट डिग्री है, वो आप आपके नाम के आगे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बताया गया है कि इमरजेंसी के बारे में। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के बारे में हम लोग अगर देखें तो इमरजेंसी हमारे यहाँ 3 टाइप का होता है। नेशनल इमरजेंसी, देन स्टेट इमरजेंसी जिसको भी प्रेसिडेंट रूल भी बोला जाता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर आपके पैसा का किल्लत अगर होता है तो।
तो यहाँ पे देखने से जो ऑप्शन है राइट टू स्पीक एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू लाइफ एंड राइट टू ऑर्गेनाइज, तो यहाँ पे बोला गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन नॉट बी, आपसे नहीं छीना जाएगा अगर इमरजेंसी लागू होता है, तो मतलब इनमें से कौन सा आपसे छीना नहीं जाएगा। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी सॉरी, राइट टू लाइफ। डी तो राइट टू ऑर्गेनाइज ऐसा कुछ राइट होता भी नहीं है। तो राइट टू लाइफ का बेसिकली मतलब यही है, जो आपका जो जीवन है, आप जो जीवन जी रहे हो वो आपको जीने का पूरा अधिकार है, लेकिन आप वो जीने से आप ऐसा नहीं कि आपका लाइफ है, आप जो मर्जी वो करोगे, दूसरों को आप तकलीफ नहीं दे सकते। तो ये है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो बोलता है कि आर्टिकल 20 में बोलता है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन, और मतलब और दिस आर्टिकल 21 में बोला गया है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आपका राइट टू लाइफ तो है ही, आपका लाइफ कोई भी नहीं छीन सकता, खुद भी आप नहीं ले सकते आपका लाइफ। अगर आप खुदकुशी करते हुए पकड़े गए तो आपको फांसी हो सकती है, फांसी नहीं होगी लेकिन जेल हो सकती है। अगर आप खुदकुशी करते हुए पाए गए, तो अगर आप खुदकुशी कर लेते हो तब तो कोई बात नहीं। पर्सनल लिबर्टी का मतलब है कि आपका खुद का डिग्निटी जो है वो आपसे नहीं छीना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि इन व्हिच ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बोला गया है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज कब इंक्लूड करा गया था, 74, 75, 76 एंड 77। आंसर है 76। जो 42nd अमेंडमेंट आया था 1976 में, जिसमें बेसिक जो ड्यूटीज है वो इंक्लूड करा गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था, पहले एक भी नहीं था, उसके बाद आया 10, लास्ट में आया एक, तो टोटल अभी कितना है, 11 है। यहाँ पे बोला गया है कि जो आर्टिकल रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज है वो है आर्टिकल 51A और पार्ट 4A में है। ABCD देखने से आपको पता चल जाएगा कि ये बाद में ऐड किया हुआ है। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो हम कहाँ से लेके आए हैं, रशिया से, कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन USA, सपोज रशिया, आयरिश, तो ऐसे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय B.R. अम्बेडकर एज हार्ट एंड सोल। तो कौन से फंडामेंटल राइट्स को या कौन से राइट्स को B.R. अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल करके बोला गया है। तो इसका जो आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये है आर्टिकल 32 में, जो आपको क्या देता है, अगर आपका फंडामेंटल राइट्स जो भी है, आपका फंडामेंटल राइट्स, हमें जो 6 नंबर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, वो अगर वायलेट होता है, वो आपको अगर नहीं मिलता है, तो आप कोर्ट में जाके एनफोर्स करा सकते हो, मतलब कोर्ट में जाके आप केस कर सकते हो। तो यही है, आर्टिकल 32 यूज करके ही आप केस कर सकोगे, और सुप्रीम कोर्ट में आप जाके केस कर सकते हो, हाई कोर्ट में भी आप जा सकते हो यूजिंग आर्टिकल 226। तो ये है, इट गिव्स द पावर टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू गो टू डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट। तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो। आर्टिकल 32 ये जो है ये सेफगार्ड करता है, क्या सेफगार्ड करेगा, आपका फंडामेंटल राइट्स। अगर आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेगा, ये आपको जो सेफगार्ड करेगा, आप ये इसका यूज करके आप अपना जो राइट है, फंडामेंटल राइट, वो आप ले सकते हो। इसमें दिया गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फंडामेंटल राइट्स, कौन सा फंडामेंटल राइट्स नहीं है। अभी तो फिलहाल क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा लो है, इजी क्वेश्चंस है। हम जब आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो मैं बढ़ाता चलूंगा। तो ये है कौन सा हमारा राइट, फंडामेंटल राइट नहीं है, वो है राइट टू प्रॉपर्टी। क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी पहले था 7 नंबर्स ऑफ हमारा फंडामेंटल राइट्स था, अभी 6 नंबर्स ऑफ है। राइट टू प्रॉपर्टी पहले आर्टिकल 31 में था, जो कि उठा करके 300A में मतलब डाल लिया गया। ये है 300A। अभी ये क्या है, अभी ये है लीगल राइट, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है कि राइट टू प्रॉपर्टी इज बोथ ए ह्यूमन राइट और एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या फिर लीगल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया कि फंडामेंटल जो ड्यूटी है, तो मतलब जो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी है, वो बोला गया है। ऑप्शन में देख लेते हैं, टू ऑनर एंड प्रोटेक्ट द राइट रिच हेरिटेज आवर मिक्स कल्चर, हमको प्रोटेक्ट करना है।
जो हमारा कल्चर है, हेरिटेज है, वो हमें प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, हमें साइंटिफिकली सोचना है और साइंटिफिकली सब कुछ, हमें एक साइंटिफिक जो हमारा जो थिंकिंग है वो हमें डेवलप करना है। प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, और पब्लिक प्रॉपर्टी जो भी है, ट्रेन है, सपोज आपका जो एयरपोर्ट है, स्टेशन है, वो हमें प्रोटेक्ट करना है। और ये जो दे रहा है ऑप्शन नंबर डी में, प्रोवाइडिंग 1/3 रिजर्वेशन टू वुमेन इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में 1/3 रिजर्वेशन होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। तो जो है ऑप्शन नंबर डी, यही है आंसर, क्योंकि ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आता है। जो 11 नंबर से फंडामेंटल ड्यूटी है वहाँ पे नहीं आता है। फंडामेंटल ड्यूटी मैंने पहले भी बताया कि पार्ट 4A में है, जो कि 42nd अमेंडमेंट 1976 में लाया गया था, और जो कमेटी ने रिकमेंड किया था वो है कि स्वर्ण सिंह कमेटी। तो ओरिजिनली 10 नंबर थे, तो वन मोर ड्यूटी ऐड कर दिया गया है। 86 अमेंडमेंट 2002 में जो अमेंडमेंट किया गया है लास्ट वाला, तो 86 अमेंडमेंट 2002 में जो अमेंडमेंट किया गया था उसके द्वारा लास्ट जो एक नंबर है वो फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया था। उसके रिगार्डिंग मतलब वो बताता है कि अगर देखिए फंडामेंटल राइट्स के अंदर आपको ये है कि आपका एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन है। तो फंडामेंटल ड्यूटी भी यही बोलता है कि अगर किसी बच्चे का फंडामेंटल राइट्स है एजुकेशन लेना, और फंडामेंटल ड्यूटी ये बोलता है कि उस बच्चे का जो पेरेंट्स होगा, वो पेरेंट्स का ड्यूटी ये है कि वो बच्चे को स्कूल लेके जाए। यही है फंडामेंटल ड्यूटीज जो लास्ट में ऐड किया गया था 86 अमेंडमेंट 2002। फंडामेंटल राइट्स बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स हैज बीन गिवन टू ओनली इंडियन सिटीजन्स। इंडियन सिटीजन्स जो भी आप लोग हैं, इंडियन के, हमारा भारत के जो नागरिक हैं, उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स कोई एक दिया गया है, एक या दो। तो इनमें से कौन सा है? इक्वलिटी बिफोर लॉ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। देखिए, अगर आप बाहर से आ रहे हो तो भी आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन आप ले सकते हो। अगर आप बाहर से आ रहे हो, आप फॉरेनर हो, तो भी आप लाइफ का, पर्सनल लिबर्टी का आपका ध्यान रखा जाएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये है आंसर इसका, फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्योंकि सपोज फॉरेन का कोई भी आदमी आके यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल सकता है। फॉरेन का कोई भी आदमी आके यहाँ पे रेशन कार्ड के ऊपर नहीं बोल सकता है, ऐसा है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स व्हिच आर ओनली फॉर द लाइफ ऑफ ए पर्सन आर प्रोवाइडेड इन सिटीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोई भी दिस राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल बिकॉज जो हमको जीवन जीने के लिए ये फंडामेंटल राइट्स हमको चाहिए। यहाँ पे बोला गया कि राइट टू फ्रीडम which of the following is not a part of the right to freedom। right to freedom जो है हमारा, right to freedom जो हमारा राइट है, वो राइट किस में नहीं आता है? ये है आर्टिकल 19, और आर्टिकल 19 के अंदर भी बहुत सारे 1 2 ABCD करके है। तो ये कौन सा इनमें से नहीं है? फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, यहाँ पे बोल रहा गया कि राइट टू स्ट्राइक, एंड फ्रीडम ऑफ साइलेंस। तो फ्रीडम ऑफ साइलेंस, आप अगर आपको कुछ भी नहीं बोलना है, आप बैठ के मतलब चुप रहना चाहते हो तो आप रह सकते हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप कुछ बोलना चाहते हो बोल सकते हो, कुछ भी एक्सप्रेस करना चाहो एक्सप्रेस कर सकते हो। राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, आप असेंबल मतलब आप मीटिंग कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि AK-47 लेके आप मीटिंग कर रहे हो। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। तो बाकी सब तो इंक्लूडेड ही है। मैंने बोला कि फ्रीडम ऑफ स्पीच 19A है, जो विदाउट आर्म्स 19B है, फ्रीडम ऑफ साइलेंस 23 है, जो कि आपको मैंने पहले भी बोला था। तो बट देयर आर नो सच राइट टू स्ट्राइक करके कुछ भी हमारा राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, वी कमांड, ये है जो मैंने बोला था आप लोगों को, आर्टिकल 32, जिसको बोला गया है हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय BR अम्बेडकर साहब। तो ये जो बात है यहाँ पे, जो वी कमांड, आर्टिकल 32 के अंदर अगर आपको फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने से आपको सुप्रीम कोर्ट कुछ ऑर्डर या कुछ रीट्स इशू करेगा। रीट्स मीन्स होता है ऑर्डर। तो ये जो रीट्स है, ये ही रीट्स यहाँ से, मतलब रीट्स टोटल 5 है, यहाँ पे 4 दिया गया है, 1 2 3 4। तो इनमें 4 में से कौन सा वाला वी कमांड का मीनिंग हमको समझाता है? तो वी कमांड मतलब सुप्रीम कोर्ट कमांड देगा।
तो इसका आंसर जो आंसर है, ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैंडामस। तो मैंडामस का जो मीनिंग है उसका मतलब है वी कमांड। अगर कोई, देखो, अगर सपोज आप एक स्कूल में पढ़ते हो और स्कूल में सपोज टीचर जो है, टीचर आपको पढ़ाने के अलावा कुछ और कर रहा है, क्लास में आके उसको मोबाइल देख के यूट्यूब रील देख रहा है, तो क्या होगा कि आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है। तो आप, क्योंकि आपको राइट टू एजुकेशन है, तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और तब जाके सुप्रीम कोर्ट ये जो मैंडामस है वो यूज करेगा। इसका मतलब है वी कमांड। तो बेसिकली इट इज एन ऑर्डर फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। तो किसी को भी दिया जा सकता है। इट इज नॉट डिस्चार्जिंग इज ड्यूटी। कोई अगर अपना ड्यूटी ध्यान से नहीं कर रहा है और ध्यान से नहीं करने से किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है, जैसे कि इस बच्चे का हो रहा था, आपका हो रहा था टीचर के नहीं पढ़ाने से, देयर आर 5 रीट्स दैट कैन बी इशूड बाय, तो इसके रिगार्डिंग 5 रीट्स आपका इशू हो सकता है। लेकिन अगर कोई अपना ड्यूटी ध्यान से नहीं कर रहा है, उसके रिगार्डिंग क्या इशू होगा? वी कमांड मीनिंग मंदामस इशू होगा। 5 है हेवियस कॉर्पस मैंडामस प्रोहिबिशन कोवरेंटो एंड टर्शियरी। तो इसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बोला गया कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंक्लूडेड इन। जो वेलफेयर ऑफ स्टेट है, बेसिकली फंडामेंटल राइट्स जो है, जो एक इंडिविजुअल को दिया जाता है। अगर आप है, आपके फंडामेंटल राइट्स किसी को मतलब ग्रुप में नहीं होता है, सिंगल होता है ना, तो फंडामेंटल राइट्स आपके पास जो भी है तो आपके रिगार्डिंग है। तो ये है जो वेलफेयर स्टेट, मतलब किसी भी स्टेट का भलाई के लिए। स्टेट मीनिंग यहाँ पे सिर्फ स्टेट का मीनिंग ये नहीं है कि सपोज आसाम है, सपोज बिहार है, ये नहीं बोल रहा है। ठीक है, स्टेट का मीनिंग कहीं भी और भी हो सकता है, लोकल अथॉरिटी भी हो सकता है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट भी हो सकता है। स्टेट का मीनिंग ये है कि जो अथॉरिटी जो अपना डिसीजन खुद ले सकता है, जैसे कि पब्लिक सर्विस कमीशन अपना डिसीजन खुद ले सकता है, अपना जो एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट खुद करा सकता है, वो अपने आप में एक स्टेट है। तो ये जो स्टेट है, इसका जो वेलफेयर के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे दिया गया है? फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी में, सिटीजनशिप में और इलेक्शन कमीशन में। तो देखिए, ये तो नहीं हो सकता, सिटीजनशिप तो नहीं हो सकता, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट्स तो यहाँ पे कहीं भी वेलफेयर का नाम नहीं है, सिर्फ हमारा जो राइट है वो दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि है डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में जो डिफरेंस है, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में अगर हम डिफरेंस देखें तो मेनली जो डिफरेंस निकल के आएगा वो है कि फंडामेंटल राइट्स अगर आपका वायलेट होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में आप जा सकते हो। जाने के बाद आपका जो फंडामेंटल राइट्स जिस भी कारण से वायलेट हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट सेव करेगा या फिर हाई कोर्ट सेव करेगा यूजिंग आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। तो डीपीएसपी में क्या होता है कि अगर डीपीएसपी में लिखा हुआ है कि कोई भी आपको दिया जाएगा और आपके वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा, अगर आपको नहीं भी मिल रहा है, अगर आपको आपका स्टेट नहीं भी दे रहा है, सपोज जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो अपनी एम्प्लॉय को नहीं भी दे रहा है, सपोज बिहार का जो गवर्नमेंट है वो अपनी जो पीपल है उनको अगर नहीं भी दे रहा है, तो भी आप जाके बोल नहीं सकते कि हमको, सुप्रीम कोर्ट में नहीं बोल सकते, हाई कोर्ट में नहीं बोल सकते कि हमको ये सब नहीं मिल रहा है जो कि डीपीएसपी में लिखा है। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल। इसका मतलब है इसके लिए आपको जस्टिस मिलेगा और डीपीएसपी के लिए आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। जैसे कि राशन कार्ड हो गया। राशन कार्ड क्या है? आपका राशन कार्ड फंडामेंटल राइट्स नहीं है, लेकिन राशन कार्ड क्या है? वेलफेयर ऑफ स्टेट के लिए काम, वेलफेयर ऑफ स्टेट या फिर वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए काम कर रहा है राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड जो भी है। तो ये है डीपीएसपी के अंदर। अगर आपको राशन कार्ड नहीं भी मिलेगा, अगर राशन कार्ड का कॉन्सेप्ट नहीं भी लाता सरकार, तो भी आप जाके कोर्ट में केस नहीं कर सकते हो। तो यही मेन डिफरेंस है फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी में। तो बेसिकली फंडामेंटल राइट जो है वो है आर्टिकल 12 से लेके 36 तक, ठीक है, तो 35 तक। तो 36 से 51 तक क्या है? जो हमारा डीपीएसपी है। यहाँ पे क्या है? डीपीएसपी है।
तो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पे जो आर्टिकल यहाँ पे मैंने लिखा है, और ये है डीपीएसपी पार्ट 4 में, मैंने पहले भी बताया पार्ट 4 में, और जो फंडामेंटल राइट्स है वो है पार्ट 3 में या फिर भाग 3 में। बाकी फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में है, पार्ट 4A में है, ये बात ध्यान रखिए क्योंकि ये बाद में ऐड किया गया था। तो यही लिखा है यहाँ पे, डीपीएसपी जो कि है वो नॉन जस्टिसेबल है और दे अप्लाई बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड ऑल अदर अथॉरिटीज, जो कि मैंने आपको बताया कि स्टेट का जो डेफिनेशन है। और एक बात, स्टेट का जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है और आर्टिकल 36 में लिखा हुआ है। इट इज ए बोरोड फीचर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। तो अगर आपको पूछे कि डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया है, तो इसका आंसर क्या होगा, आयरलैंड या फिर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डीपीएसपी है वो कितने, जो मतलब आर्टिकल क्या है उनका, अभी मैंने आपको बताया, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे लिखा हुआ है कि Which part of the Constitution of India refers to the responsibility of the state towards international peace and security? तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 13, जो भी आपका टॉपिक है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये डायरेक्टली अंडर आता है डीपीएसपी में लिखा हुआ है। तो कौन सी आर्टिकल में लिखा हुआ है डीपीएसपी में, आर्टिकल 51 में। तो आर्टिकल 51 में क्या लिखा हुआ है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात किया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आर्टिकल 51 वो कौन से प्रोविजन में पड़ता है, कि फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, इमरजेंसी प्रोविजन है, प्रीएम्बल में है। तो ये मैंने पहले भी बताया है, ये है डीपीएसपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे बोला गया है कि कुछ प्रिंसिपल अमंग फॉलोइंग वाज एडेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बाय 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भी है डीपीएसपी, जो नीचे आपका ऑप्शन दिया गया है उनमें से कौन सा डीपीएसपी में इंक्लूड किया गया था यूजिंग 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहली है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ वुमेन, मैन एंड वुमेन, ये तो है ही डीपीएसपी में। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि अगर आप किसी कंपनी में, इंडस्ट्री में हो, तो अगर इंडस्ट्री में कुछ डिसीजन लिया गया है तो उनमें, उस डिसीजन में वर्कर्स का या फिर लेबर्स का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, सिक्योरिंग लिविंग वेज, ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क टू वर्कर्स। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। यहाँ पे लिखा, जो हमारा क्वेश्चन था कि कौन इनमें से कौन सा 42nd अमेंडमेंट यूज करके डीपीएसपी में लाया गया था, वो है ऑप्शन नंबर बी, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। यहाँ पे देखिए इमरजेंसी को लेके क्वेश्चन है। मैंने पहले भी बताया था कि इमरजेंसी 3 तरह का होता है हमारा यहाँ। इमरजेंसी जो प्रोविजन है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, जिसको प्रेसिडेंट्स रूल भी बोला जाता है, और जो कि है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो हमारे यहाँ अभी तक भारत में नहीं लगा है। अंडर आर्टिकल 352 कौन सा, मतलब जो हमारा फर्स्ट प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी, पहला जब हमारा यहाँ पे इंडिया में इमरजेंसी लगा था यूजिंग आर्टिकल 352, तो किस साल में लगा था, 1975, 1971, 1965, 1962। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है फर्स्ट, जो कि है ऑप्शन नंबर डी, 1962। तो 1962 में जो नेशनल इमरजेंसी लगा था, डिक्लेयर किया गया था 26 अक्टूबर में। किस लिए, क्योंकि हमें पता है कि चाइना और इंडिया का जो मतलब युद्ध हुआ था। द सेकेंड प्रोक्लेमेशन सेकेंड टाइम कहाँ पे, 1971 में, जिसमें जो हमारा जो पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान था और पाकिस्तान भी आया था। तो यहाँ पे हमारा भारत है जो बांग्लादेश के, और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो हमको बांग्लादेश को बचाना था और पाकिस्तान ने अटैक किया था, उसके रिगार्डिंग हमने 1971 में फिर से जो कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था। तो इतना ही था आज के लिए। टोटल 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। बाय बाय एंड टेक केयर।